हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी तबीयत बहुत अच्छी होगी और आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें एंड कोई भी पार्ट स्किप ना करें। इस वीडियो में मैं बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि मैंने फेस करा था एज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन माई कॉलेज DRC। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफर कर सकती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंड करता है आपका कॉलेज कौन सा है या फिर आपका कोर्स कौन सा है, आपकी फैकल्टी कौन सी। स्पेसिफिकली बात करूँ तो मैं अपने कॉलेज DRC में जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी थी उसके बेसिस में बोलने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेशन से। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो है डिफर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि किसी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है तो किसी की नहीं होती है। तो मेरा उतना ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, ना ही मेरा कुछ पर्टिकुलर गोल सेट था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट बनना है या फिर मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है या फिर मुझे नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज चाहिए। नहीं, मैंने CET का पेपर दिया था एंड उसके बाद मेरा रिजल्ट आया, मैंने प्रेफरेंस भरा एंड मुझे DRC फर्स्ट राउंड में ही अलॉट हो गया था। फीस भी कर ली थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का कोई ऐसा प्लान नहीं था क्योंकि मैंने डिसाइड करा था कि अगर मैं CE का कोर्स करती हूँ तो फिर मैं रेगुलर कॉलेज जो है वो नहीं करूँगी। मैं DU सोल जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी एंड अगर मैं CE नहीं करती हूँ फिर मैं रेगुलर कॉलेज से BCom या फिर BCom ऑनर्स जो भी मुझे कोर्स मिल जाए वो ग्रेजुएशन कर लूँगी DU से ही, उसका जो रेगुलर कॉलेज का होता है। जब प्रेफरेंस अलॉट वगैरह सारी चीज़ें हो गई उसके बाद पूरा डिसीजन ही चेंज हो गया कि मैंने चूज करा कि मुझे CE भी करना है, रेगुलर कॉलेज भी करना है DU से। एंड अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूँ जो कि था मेरा ओरिएंटेशन का दिन, तो वो ओवरऑल इंप्रेशन जो था मेरे ऊपर मेरे कॉलेज का वो काइंड ऑफ पॉजिटिव टू डिसेंट था। ठीक है, ना ही ज़्यादा अच्छा था बहुत ज़्यादा कि वाह यार क्या ही आ गया, कौन से कॉलेज में ही आ गई या फिर क्या ही हो गया, या फिर ना ही बहुत ज़्यादा खराब था क्योंकि मतलब इट वॉज डिसेंट। ठीक है, अच्छा था, सब कुछ सही था, मतलब आसपास की सराउंडिंग अच्छे थे। ठीक है, जो हमारा ओरिएंटेशन हुआ था हमारे ऑडिटोरियम सद्भावना भवन में वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा वेल एग्जीक्यूटेड था। ठीक है, सीनियर्स जो थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, आपको सामने से आगे अप्रोच करते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाते हैं एंड वो ये भी बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी इशू वगैरह होता है तो आप हमसे कंसल्ट कर लो, देन हम आपको मतलब सोल्यूशन वगैरह बता देंगे क्या क्या करना है नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल जो इंप्रेशन जो था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट फर्स्ट डे पे ही मैंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी कि मैंने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रेंजर जो कि मेरी सीनियर थी मेरे कॉलेज में ही, उनको मैंने बता दी थी। ठीक है, कि दीदी मैं CA कर रही हूँ, तो मैंने कॉलेज का डिसाइड नहीं करा था बट मैं अब कॉलेज आ गई हूँ तो मुझे क्या कॉलेज कंटिन्यू करना चाहिए, मुझे ये है वो प्रॉब्लम होती है, थोड़े हेल्थ इशू वगैरह वगैरह, मैं सारी इन्फॉर्मेशन बता दी थी। पता नहीं क्या सोच के मैंने ये चीज़ करी थी बट मैंने सारी चीज़ें बता दी थी। अब जाके मुझे जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है तब रियलाइज़ होता है कि भाई मुझे फर्स्ट डे पे एटलीस्ट फर्स्ट डे पे तो ये सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी किसी को भी, चाहे वो मेरी सीनियर ही क्यों ना हो। इवन तो जो मेरी सीनियर थी जिनसे मेरी बात हुई थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड उनका इंटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। उन्होंने सामने से मुझे गाइड करा कि ऐसे करो वैसे करो एंड कुछ भी अगर आपको होता है तो आप ये डिसीजन ले सकते हो, बाकी कॉलेज वगैरह सब अच्छा है। ठीक है, बट यू नेवर नो कि आप किस सीनियर के साथ मिल रहे हो। ठीक है, आपके सराउंडिंग में आपका फ्रेंड कौन बनता है, उनका क्या इंटेंशन है नहीं है, क्योंकि आपको टाइम लगता है भाई सबको मतलब जानने के लिए। एटलीस्ट आप 2 to 3 मंथ 4 मंथ ऐसे लो जिनके साथ आप फ्रेंड बनते हो। अगर ये वीडियो जो है कोई भी ऐसा इंसान देखे जो CUT देगा 2026 में, मैं आपको यही गाइड करूँगी कि भाई फर्स्ट डे पे एटलीस्ट फर्स्ट डे पे जो है आपको किसी को अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका गोल क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन में ये आता है कि क्या कॉलेज जो है जैसे आप इमेजिन करते हो या फिर बचपन से जैसे आप सोचते आ रहे हो वैसे ही होता है, तो मैं बोलूँगी नहीं भाई वैसा नहीं होता है। हाँ, कुछ हद तक होता है, जैसे कि फेस्ट वगैरह होते हैं, इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनगोइंग होता ही रहता है कॉलेज में। ठीक है, तो आप उसका पार्ट हो सकते हो एंड ओवर बहुत सारी सोसाइटीज़ वगैरह होती है तो आप उसका भी पार्ट हो सकते हो। बट अगर मैं स्टडीज़ की बात करूँ, ठीक है, स्पेसिफिकली एकेडमिकली अगर मैं बात करूँ तो आपको स्कूल जैसा ही वाइब आएगा। स्कूल में क्या होता था कि आपको काइंड ऑफ 40 to 45 मिनट्स का एक पीरियड होता था आपका सब्जेक्ट वाइज, बट कॉलेज में वही जो है 1 आवर का हो जाता है। तो मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे स्कूल लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग लगता है कंपेयर टू माई कॉलेज लाइफ अभी के लिए। शायद से ऐसा भी हो सकता है मैं किसी सोसाइटी का पार्ट नहीं हूँ या फिर मैं ज़्यादा एक्टिवली पार्ट नहीं लेती कॉलेज के इवेंट्स वगैरह में, तो शायद से मुझे इसलिए ऐसा लग रहा हो, बट डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जर्नी फ्रॉम अ टॉपर टू एवरेज स्टूडेंट। ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करी है एंड कर भी रही हूँ कि पहले मैं अपने स्कूल में जो थी टॉपर थी एंड कॉलेज में आने के बाद मैं काइंड ऑफ एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट आप कह सकते हो मैं बन चुकी हूँ। मेरे स्कोर के बेसिस में जो कि मेरी CGPA SGPA आ रखी है उसके बेसिस में बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली नॉर्थ कैंपस की बात करूँ तो नॉर्थ कैंपस में मोस्टली 80 to 90% बच्चे जो है वो ज़्यादा स्टूडियस होते हैं, पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस वगैरह प्रायोरिटाइज करते हैं, तो यहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि भाई अगर मैं स्कूल में टॉपर थी या टॉपर था तो मैं कॉलेज में आके भी टॉप करूंगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं कर सकते हो, भाई कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, मेहनत करनी पड़ेगी जैसे आप स्कूल में करते थे रेगुलर बेसिस में। बट कॉलेज में आने के बाद जो है ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है आपके आसपास के सराउंडिंग से जिसके साथ आप रह रहे हो, क्योंकि कॉलेज में आने के बाद काइंड ऑफ फ्रीडम सा मिलता है, आप नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, ज़्यादा घूमने जाते हो, ज़्यादा दोस्तों के साथ मस्ती वगैरह करते हो एंड ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन बन जाती है आपके लिए। एंड मोस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो अभी
एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जैसे वो पहले कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे थे, अब वो वैसा नहीं कर पाते। एंड ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस करी है एंड सभी यही एक्सपीरियंस करते हैं। जब मैंने अपने सीनियर दीदी से बात करी जो कि 3rd ईयर में थी, जब मैं 1st ईयर में थी, आई गेस उनका भी ग्रेजुएशन हो गया होगा या फिर अगर 4th ईयर कर रही होगी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उनसे जब मैंने बात करी थी उन्होंने कहा था कि ऐसा ही होता है, 1st ईयर 2nd ईयर जो है आपको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं फील होता है, ना ही आप उतना सीरियस होते हैं कॉलेज को लेकर या फिर उसके स्टडीज़ या एकेडमिक सेक्शन को लेकर। बट जैसे जैसे आप 3rd ईयर में जाते हो आपको धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट होता है कि भाई लास्ट ईयर है, यहाँ पे तो स्कोर मैटर करते हैं, देन उसके बाद इंटर्नशिप करनी है, ये करना है, वो करना है, प्लेसमेंट लगनी है, तो फिर आप थोड़ा सीरियस हो जाते हो। बट उससे पहले जो है आप उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो पाते हो। ऐसे ही 1st मंथ जाता है, 2nd मंथ जाता है, तो उसके बाद मैंने जब दीदी से बात करी थी इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार दीदी तो ऐसे ही बोल रही है, धीरे धीरे जो है जब एग्जाम आएगा तब तक जो सीरियसनेस आ जाएगी। बट भाई नहीं आई, मेरे को तो पर्सनली नहीं आई कोई सीरियसनेस। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में, मैंने स्कूल में ऐसा नहीं करा था कि मैं एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले पढ़ के जा रही हूँ कॉलेज में, तो वो भी यूट्यूब में 1 शॉर्ट वीडियो देख रही हूँ एंड वही चीज़ जो है समझ के जो भी है अपने मन से लिख के आ रही हूँ, ठीक है, समझ के नॉन। तो मोस्टली बच्चे जो है यही करते हैं कॉलेज में। इसलिए अगर आप यूट्यूब चैनल पे देखने जाओगे ना कॉलेज के रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो आपको बहुत रेयर मिलेंगे एंड मिलेंगे भी तो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे या फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा नहीं इनके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी वीडियो का जो है मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि है डोंट ओवरथिंक अबाउट योर रिजल्ट। जो भी आपका SGPA या फिर CGPA आता है उसके बारे में ज़्यादा आप मत सोचो, क्योंकि उसका आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो। DU में अगर आप आए हो तो आपको फुल तो मिलने से रहे कि 10 on 10 CGPA आपको मिल जाएगा, आप कितना भी मेहनत कर लो, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मिलता है, बट बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में मिलता है आपको 10 on 10 CGPA। अगर मैं अपने बैच की बात करूँ जो कि मेरे क्लास था, तो मेरे क्लास में भी जो बच्चों ने रेगुलर क्लासेस ली थी, जिन्होंने अच्छा स्कोर करा है ओवरऑल टेस्ट वगैरह में, एग्जाम जिनका अच्छा गया था, उनके भी मैक्सिमम 9.3 9.5, उससे 9.5 से ज़्यादा तो किसी के भी नहीं आए हैं मेरे क्लास में। अब बाकी किसी सेक्शन में आएगा तो मुझे उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो मेरे क्लास में मैक्सिमम 9.5 गया था। एवरेज अगर मैं बात करूँ सबके कि कितने आ जाते हैं इन टोटल CGPA SGPA, एक दिन पहले पढ़ गया फिर एक हफ्ता पहले पढ़ के, तो वो है 7.5 to 8.5 CGPA तक जो है सभी बच्चे के आराम से आ जाते हैं। एंड अगर आप सोच रहे हो कि यार मिनिमम कितना CGPA या फिर SGPA आपको मेंटेन करना चाहिए, तो वो मैं बोलूँगी कि आपको मिनिमम 8 जो है CGPA जो है वो मेंटेन करके चलनी चाहिए, जो कि आपको बेनिफिशियल होगा इन फ्यूचर। अगर आप इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए बैठते हो तो CGPA बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो जाता है उस टाइम पे। तो उसके लिए जो है आप काइंड ऑफ 7.5 to 8.5 तक का अगर आप इस रेंज में ही CGPA लिए आते हो तो आप आराम से प्लेसमेंट वगैरह के लिए बैठ सकते हो, मोर देन इनफ होता है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है, वो ये ज़्यादा एफर्ट लगेगा, तो आप वो भी कर सकते हो। ऑल्सो इसी रिजल्ट वाले पॉइंट पे मुझे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताना है, जो कि मुझे ऐसा लगता है आपको रिजल्ट आने से पहले ही पता होना चाहिए, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा है, आपका थ्योरी एग्जाम भी अच्छा गया, आपका इंटरनल्स भी अच्छे गए हैं एंड आपके अटेंडेंस भी फुल है एंड सब ओवरऑल अच्छा गया, उसके बाद भी आपके नंबर जो है वो एक्सपेक्टेड से कम आए हैं एंड आप सोच रहे हो कि आपको रिवैल्यूएशन के लिए डालना है, मैं आपको यही गाइड करूंगी कि प्लीज़ अंटिल एंड अनलेस आप 200% श्योर हो आप रिवैल्यूएशन के लिए मत डालो, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है डिफरेंट होता है कंपेयर टू अगर आप बोर्ड के रिवैल्यूएशन सोच के डाल रहे होंगे। क्योंकि DU में ये होता है कि आपको जो है पर सब्जेक्ट अगर आपको रिवैल्यूएशन करवाना है तो वो आपको 100 to 1500 रुपीज़ जो है आपको एज अ फी चार्ज देना पड़ता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होता कि आपके नंबर इंक्रीज होंगे या फिर नहीं होंगे एंड डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस में आपके नंबर इंक्रीज होते हैं। इन शॉर्ट जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रोसेस होता है DU को रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग एंड इसमें टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, काइंड ऑफ 2 to 3 मंथ या फिर मोर देन 3 मंथ्स भी आपको लग जाता है कि आपने रिवैल्यूएशन के डाला है, उसके बाद उसका कोई रिजल्ट आया नहीं अभी तक, नहीं आपका रिजल्ट अपग्रेड हुआ है रिवैल्यूएशन के 3 महीने डालने के बाद भी। सो इसीलिए इसके रिगार्डिंग एक वीडियो जो है मैंने खुद भी देखी थी, वही वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग तो आप उस वीडियो में जाके जो है अच्छे से सब कुछ समझ के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको रिवैल्यूएशन करवाना है या फिर नहीं करवाना।